हाय एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है। मेगास्पोरोजेनेसिस से पहले हम चार शब्दों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनना। चार शब्द कौन कौन से हैं? देखो, मैं बात करूँ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है। तो इसमें क्या देखते हैं? माइक्रोस्पोर का बनना या फिर पॉलन ग्रेन का बनना। ठीक है, इसमें ये देखते हैं। मैं बात करूँ मेगास्पोरोजेनेसिस की, तो इसमें हम क्या जानेंगे? मेगास्पोर की बात करेंगे। ठीक है। ओव्यूल की बात करेंगे। ओके। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन को, ये जो दो शब्द है ना, इसको हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते रहते हैं। ऐसे ये दो शब्द हैं जो, ठीक है। एक तो हम बात करेंगे स्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके। और आप इन दोनों की प्रक्रियाओं में बहुत ज़्यादा अंतर भी नहीं कर पाएंगे। थोड़े अंतर होते हैं। ठीक, अंतर तो होते हैं, थोड़े अंतर होते हैं। एक दूसरे शब्द के बारे में बात करूँगा, माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस इसमें बात करूँगा मेगा गैमेटोजेनेसिस। ध्यान से सुनो। अब माइक्रो गैमेटोजेनेसिस हम किसकी बात कर रहे हैं कि गैमेट की इसमें बात करें, गैमेट बनेंगे कैसे, इसमें भी गैमेट की बात करेंगे। तो थोड़ा सा याद करो, जब हम माइक्रो गैमेटोजेनेसिस की बात करते हैं तो हम किसकी बात आएगी? देखो, पहला मेल गैमेट क्या है? फर्स्ट मेल गैमेट सेल क्या है? पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर है? पॉलन ग्रेन है। अब पॉलन ग्रेन में ये मेल गैमेटोफाइट है। द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट क्या है? पॉलन ग्रेन। इसमें होता क्या था? पिछले क्लास में हम जाने कि जो प्रोटोप्लास्ट होता है उसमें माइटोसिस होगा। प्रोटोप्लास्ट में माइटोसिस होगा और दो अनइक्वल सेल बनेंगी, है ना। एक बड़ी सेल बनेगी, एक छोटी सेल बनेगी। बड़ी सेल का नाम क्या है? ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल। छोटी सेल का नाम क्या है? जेनेटिव सेल। यही है ना। गैमेट बन गए। जेनेटिव सेल डिवाइड होकर दो मेल गैमेट बनाती है? तो गैमेट बनना शुरू हो गई, माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। इसमें हम बात करेंगे इन्हीं टॉपिक्स में मेगा गैमेटोजेनेसिस। आप पढ़ेंगे कि जो एम्ब्रायो सेक है वो फर्स्ट सेल है फीमेल गैमेटोफाइट की। ठीक है। इसमें आप जानेंगे कि एग सेल कैसी बनती है, कैसे निर्माण होता है। तो ये जो चार शब्द हैं इनमें कन्फ्यूज मत होना। ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना चारों चारों शब्दों में। तो चलिए अब शुरू करते हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस के बारे में। डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल इसमें हम देखेंगे। मेगास्पोर अर्थात हम कह सकते हैं ओव्यूल की हम बात करेंगे इसमें। ओके। तो नाम से पता चल रहा है, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। जीवन की शुरुआत मदर से होती है ना। तो यहाँ भी क्या है? मदर सेल्स हैं, उनसे क्या बनेगा? मेगास्पोर बनना शुरू होगा। ओके। बात आती है डिवीजन कैसा होगा, वो बनेंगे किस डिवीजन से? मियोटिक डिवीजन से। वो किससे बनेंगी? मियोटिक डिवीजन से। ओके। तो ये बात हमने जान ली। अब हम अगली बात के बारे में बात करेंगे, ओव्यूल। जनरली डिफरेंशिएट सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन माइक्रोपाइल रीजन ऑफ न्यूसेलस। जब आप ओव्यूल पढ़ रहे थे तो न्यूसेलस की आपकी कहानी पढ़ी। ठीक है। माइक्रोपाइल, चैलेजलैंड, सब कुछ आप लोग जानते हैं। तो बात क्या कह रहा है? बात यह है कि ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट कर देता है सिंगल मेगास्पोर मदर सेल को माइक्रोपाइलर रीजन में, न्यूसेलस के में। ओके। ये एक लार्ज सेल है। ओव्यूल एक लार्ज सेल है जिसमें, अब बड़ी सेल है तो साइटोप्लाज्म डेंस होता है, इसमें अपना ही खुद का एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है इसका, ओव्यूल का। ओके। अब चलो, अब वास्तव में हमें पढ़ना क्या? मेगा स्पोर कैसे बनता है, ओव्यूल कैसे बनता है। ठीक। तो शुरू करते हैं ओव्यूल और मेगा स्पोर का बनना डिटेल में। अभी ऊपर हमने थोड़ी सी आउटलाइन देख ली मेगा स्पोरोजेनेसिस की। आप सुनो। ड्यूरिंग ओव्यूल फॉर्मेशन, जब ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है तो आप बताओ जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है? किसी सेल से, किसी टिश्यू से होती है ना। तो देखो, जो ये ओव्यूल है एक स्ट्रक्चर है, बना किससे होगा? बहुत सेल्स से बना होगा, टिश्यू, फिर निर्माण टिश्यू का हुआ होगा सेल के बाद। तो वही बात लिख रही सबसे पहले। इनिशियली टिश्यू स्टार्ट डेवलपिंग, एक टिश्यू स्टार्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है, वो फिर ग्रो करता है। धीरे धीरे हम क्या देखते हैं? इस टिश्यू के चारों तरफ एपिडर्मल सेल्स आ जाती हैं और ये एपिडर्मल सेल्स स्लोली स्लोली किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? इंटेगुमेंट में। आप इंटेगमेंट जानते हैं ना, आवरण, ओव्यूल के ऊपर का जो आवरण है। ठीक है। पहले घर बना, ओके, आवरण बन के तैयार हो गया ओव्यूल के ऊपर। ओव्यूल बन रहा धीरे धीरे, पर सबसे पहली शुरुआत जीवन की ओव्यूल की कैसे हुई? इंटेगमेंट बने, किससे बने? एपिडर्मल सेल से बने। ओके। जब ये स्ट्रक्चर थोड़ा ग्रो होना शुरू हुआ तो अब सुनो, जो एपिडर्मल सेल होती है इनके अंदर, इनसाइड एपिडर्मल सेल क्या भरे होती है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है। उन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में से एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कन्वर्ट हो जाती है आर्चिस्पोरियल सेल में, और डिवीजन होके वो बनाती है प्राइमरी पैराइटल सेल एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। क्लियर? आगे, नाउ इन ओव्यूल प्राइमरी पैराइटल सेल से क्या बनेगा? न्यूसेलस बनेगा, डिप्लॉयड टिश्यू बनेगा जिसका नाम क्या है? न्यूसेलस। कई बार कुछ समय हमें देखने को मिलता है कि सारी सारी मेरिस्टेमेटिक सेल्स किस में बदल जाती हैं? न्यूसेलस में बदल जाती हैं। ओके। अब प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से क्या बनेगा? मेगास्पोर मदर सेल बनेगा स्पोरोजिनस सेल से। और ये मेगास्पोर मदर सेल में म्यूसिस होके क्या बन जाएगा? एक लीनियर टेट्राड बन जाएगा, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स का। ठीक है। अब देखो, ये हमने ये लाइन को जान ली हमने।
मैं पूछूँ आपसे कि जब मेगास्पोर बनता है वर्सेस माइक्रोस्पोर जब बनता है, जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस होता है, अंतर क्या है? आप ध्यान करो, जब आप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ रहे थे तो जो मेस्मेटिक सेल्स होती थी हर एक कॉर्नर पर, वो डिवाइड होके क्या बना रही थी, आर्चिस्पोरियल सेल बना रही थी कॉर्नर पर, ध्यान है तुम लोगों को। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ तो एक मेस्मेटिक सेल कन्वर्ट हो रही है आर्चिस्पोरियल सेल में, है ना। उनसे पैराइटल सेल बन रही है, स्पोरोजिनस सेल्स बन रही है प्राइमरी। तो ये अंतर है इनमें केवल छोटा सा, बाकी प्रकृति में इनका निर्माण एक तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं, जैसे 4 हैप्लोइड मेगास्पोर बनते हैं, किससे बने? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से बने, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब जैसे ही आपके मन में आ रहा होगा सर ये 4 टेट्राड बन रहे हैं लीनियर, 1 2 3 4, ये जो 4 टेट्राड बन रहे हैं वास्तव में ये कैसे अरेंज हैं? तो विज्ञान कहता है ये लीनियरली अरेंज हैं, लीनियर, ठीक है, ऐसे एक लाइन में। अब आपको पता है एक तो माइक्रोपाइल एंड होता है, एक चैलेंजर एंड होता है ना। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो चैलेंजा पे होते हैं माइक्रोस्पोर, जो चैलेंजर एंड पे मेगास्पोर होते हैं, सॉरी, वही केवल क्या होते हैं? फंक्शनल होते हैं, बाकी 3 डीजनरेट हो जाते हैं। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा ये डीजनरेट क्यों हुई? देखो, कोई चीज़ मरती कब है? जब फूड ना हो। मित्रों, ये 4 सेल बन के तैयार हो गई हैं, ठीक है, न्यूक्लियस भी इतना नहीं है, फूड इतना नहीं है कि इन 4 में से 4 के चारों को सर्वाइव किया जाए, ठीक, वो सर्वाइव रह पाएँ। अगर वो 4 के 4 एम्ब्रायो सैक बन जाएँ तो आगे चल के बहुत बड़ी दिक्कत भी आएँगी। खुद से सोचो तुम, 4 एम्ब्रायो सैक बने, उनमें फर्टिलाइजेशन होगा, उनके अंदर 4 एग हैं, ठीक है, वहाँ से आगे सेल बनेंगे। तो प्रकृति में हमें देखने को क्या मिलेगा? भोजन की तो स्कार्सिटी हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी, है ना, खुद से भी सोच लो। तो प्रकृति ने क्या किया? केवल एक को ही जिंदा छोड़ा, ठीक है। और कौन सा जिंदा छोड़ा? जो चैलेंजर लैंड पे है, जो मेगास्पोर्ट चैलेंजर एंड पे है, केवल वो है जीवित, और बाकी तीनों के तीनों क्या हो गए? डिजनरेट हो गए। माइक्रोपाइल एंड वाले तीनों खत्म, चैलेंजर एंड वाला केवल सर्वाइव करेगा, फंक्शन रहेगा, ओके। ये है लीनियर टेट्राड। तो मित्रों, आपको इसमें क्या नया लगा? मेरे हिसाब से जो हम पहले पढ़े हैं वही चीज़ें हैं, एक मामूली सा अंतर, केवल और केवल, है ना। ध्यान रखना, ओव्यूल और पॉलन ग्रैंड ये किस प्रकार से मेल और फीमेल में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, काम क्या है, ठीक है, ये सारी बातों को आप ध्यान रखना। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन सुन लेना तुम लोग। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोइंग म्यूसिस? अरे सिंपल सी बात है, आगे आंसर लिख रखा है एनसीईआरटी ने, बिकॉज इट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर। अरे एमएमसी महत्वपूर्ण है, ठीक है, म्यूसिस जो हो रहा है एमएमसी में महत्वपूर्ण कारण क्या है? क्योंकि उससे 4 मेगास्पोर बनते हैं, ये है उसका इम्पोर्टेंस। तो अब बात हम करेंगे, ओव्यूल बन के तैयार हो गया है, अब ओव्यूल के अंदर एक संरचना बनेगी, और वो है फीमेल गैमेटोफाइट, और उसका नाम क्या है? एम्ब्रायोसाइट। जब मैं गैमेटोफाइट की बात करूं तो आपके दिमाग में एक चीज़ तो जरूर आ जानी चाहिए, और वो क्या है? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस। अब फीमेल गैमेटोफाइट बन रहा है तो फीमेल के लिए मेगा गैमेटोजेनेसिस, है ना। अब माइक्रो गैमेटोजेनेसिस में आप जानते हैं क्या बन रहा था? माइक्रो गैमेटोजेनेसिस में हम लोग देखे थे वेजिटेटिव सेल, है ना, जनरेटिव सेल, इनके बारे में हमने बात की थी, आप जानते हैं। इनमें जो अंतर है वो जो ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना कौन सी चीज़ कहाँ पे बनती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट की, अर्थात मैं बात करूंगा मेगा गैमेटोजेनेसिस की। तो चलो शुरुआत। देखो, जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है, जो चैलेंजर एंड पे फंक्शनल मेगास्पोर होता है, वही पहली सेल होती है फीमेल गैमेटोफाइट की, ओके। अब ये जो पहली सेल बनी है, वो सेल को अब भोजन मिलेगा, न्यूसेलस से भोजन मिलेगा, फूड मिलेगा उस डिप्लॉइड टिश्यू से, और धीरे धीरे क्या हो जाएगी? मोटी होनी स्टार्ट, वो इनलार्ज होनी स्टार्ट कर जाएगी, साइज बढ़ेगा। और वो उसके अंदर जैसे साइज बढ़ेगा तो एक समय ऐसा आएगा जब वो टूटेगा, टूटना भी तो, डिवीजन भी तो होना उसमें। तो मित्रों होता क्या है, उसका जो न्यूक्लियस होता है वो टूटता है, उसमें 3 फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाते हैं एम्ब्रायो सेक में, फीमेल गैमेटोफाइट में, ओके। अब जब 3 फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस होंगे, माइटोटिक डिवीजन होगा, तो न्यूक्लियस केवल और केवल प्योरली हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। ध्यान रखना, इमीडिएटली साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, जैसे न्यूक्लियस टूटा, ठीक है। अब होगा क्या? जैसे ये सेल अलग हो गई, इसमें साइटोकाइनेसिस हो गया, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, और इसका अलग चला गया, उसका अलग चला गया, और सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया। इमीडिएटली नहीं होगा, समय लेगा, कुछ समय लेगा। हम इसमें देखेंगे भी जब 7 सेल 8 न्यूक्लिएट की बात करेंगे कि किस प्रकार से बाद में सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप इस बात को, ओके। अगर आप खुद सोचो, अगर इसमें साइटोकाइनेसिस होना स्टार्ट कर जाए तो चीज़ें अलग हो जाएंगी, ठीक है। वो 7 सेल 8 न्यूक्लिएट जो प्रकृति में जनरली हमें एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है, वो नहीं देखने को मिलेगा अगर इमीडिएटली हो जाए तो, ठीक है, कुछ समय लेगा। अब अगली बात, जैसे ही ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे और साइटोकाइनेसिस इमीडिएटली नहीं होगा, ध्यान रखना, हैप्लोइड न्यूक्लियस पूरा का पूरा डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, ओके। अब आप देख क्या रहे हैं कि यार एक सिंगल मेगास्पोर से ही एम्ब्रायो सैक बन रहा है, एक सिंगल मेगास्पोर से एम्ब्रायो सैक बनता है एंजियोस्पर्म में आमतौर पर। इसको हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ओके।
अब कोई बात करे कि साहब डाइस्पोरिक डेवलपमेंट, ट्राइस्पोरिक डेवलपमेंट, टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट, इनका क्या मतलब हुआ? देखो, जब 2 मेगास्पोर से ही एम्ब्रायोसाइक बनी डाई, टेट्रा जब 4 मेगास्पोर से बने, तो इसको हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। जब एक से एक एम्ब्रायोसाइक बने, जब दो से एक एम्ब्रायोसाइक बने, डाइस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, स्पोरिक। तो ये था मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या है। अब एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन आता है, हम लोग उसकी बात करेंगे। और क्वेश्चन है कि ये बताइए, पिछली क्लास में जो तुम न्यूक्लियस पढ़े, उसकी प्लॉइडी क्या है? वो हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है, टेट्राप्लॉइड है क्या? ठीक है, तो क्वेश्चन है, व्हाट विल द प्लॉइडी ऑफ सेल्स ऑफ न्यूक्लियस, मेगास्पोर मदर सेल, फंक्शनल मेगास्पोर और फीमेल गैमेटोफाइट। इन चारों की प्लॉइडी बतानी है, तुम खुद से सोच लो। न्यूक्लियस क्या था? डिप्लॉइड, टू भोजन बनाना भाई, अत्यधिक मात्रा में भोजन देना है तो डिप्लॉइड। एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल क्या है? जो मदर है वो भी क्या है? डिप्लॉइड है, क्योंकि उसे हैप्लॉइड बनाना है ना? उसे मेगास्पोर का जन्म देना है। अब ये जो मेगास्पोर बना है ये क्या है? हैप्लॉइड। ठीक है, जो फीमेल गैमेटोफाइट बना है, एम्ब्रायोसाइक बना है, वो क्या? वो भी हैप्लॉइड है। ओके, तो ये है ये क्वेश्चन। अब चलते हैं हम आगे की तरफ कि जो एम्ब्रायोसाइक है उसका फॉर्मेशन हो कैसे रहा है। अब हम रियल में पढ़ेंगे कि जो मेगा गैमेटोजेनेसिस है उसको बिल्कुल डिटेल में जानेंगे कैसे क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायोसाइक अर्थात मेगा गैमेटोजेनेसिस। देखो, मेगास्पोर हैप्लॉइड सेल है, उसके अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब सुनना, जब कभी भी एम्ब्रायोसाइक बनता रहता है तो धीरे धीरे वो बदलता किस में है? एप्लॉइडल एलिप्सॉइडल शेप में। देखो भाई, एनसीईआरटी का एक डायग्राम देखो तुम, ये आपको दिख रहा है ऐसा, ये संरचना दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है, ये एलिप्सॉइडल शेप है ये। ठीक है, एलिप्सॉइडल ऐसा। ठीक है, एलिप्सॉइडल शेप कहते हैं इसको हम। तो ये जो एलिप्सॉइडल शेप है ये धीरे धीरे बनना शुरू होंगी जब कभी मेगास्पोर जो हैप्लॉइड सेल है उसका न्यूक्लियस जब डिवाइड होने की कगार पर होगा। ठीक है, तो क्या होगा? एलिप्सॉइडल शेप में वो बदलेगा। यहाँ पे हल्का सा देख लो, ये है एलिप्सॉइडल शेप ऐसे। ठीक है, अब सुन लो तुम, इसमें अब क्या होगा? इसका न्यूक्लियस टूटेगा, क्योंकि अभी आप अभी पढ़े कि 3 फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन होंगे, 3 होंगे। ठीक है, और 3 के बाद चौथा नहीं होगा, क्योंकि अब कैपेसिटी नहीं है उसके न्यूक्लियस की डिवाइड करने की, सारी क्षमताएं नष्ट हो जाती हैं, तो केवल 3 माइटोसिस डिवीजन होंगे, वो भी किसके? न्यूक्लियस के। तो देखो भैया, अब एलिप्सॉइडल शेप में बदलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये एलिप्सॉइडल, ये मेगास्पोर है, उसका न्यूक्लियस डिवीजन हुआ, पहला डिवीजन हुआ, तो आपको पता है 2 न्यूक्लियस ये बने उसके पार्ट। ठीक है, बीच में जो, अब देखो एलिप्सॉइडल शेप बनी क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सेंट्रल वैक्यूल का निर्माण। इसमें जो सेंट्रल वैक्यूल बनना स्टार्ट हो जाता है जब एलिप्सोइडल शेप बनती है इसकी, जब एम्ब्रायो शेप में बदलाव आते हैं, हैप्लोन्यूक्लियस एम्ब्रा। ठीक है, तो जब कभी ये बदलाव आती है तो एलिप्सोइडल शेप बनना शुरू हो जाती है, और ये एलिप्सोइडल शेप करती है। एलिप्सोइडल शेप का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है इसमें? ये जो न्यूक्लियस बने हैं एक माइटोसिस से, उनको ये ना अपोजिट एंड पर क्या करेगा? पुश करेगा। ठीक है, ये काम है इस सेंट्रल वैक्यूल का। पानी भरा होता है, आप जानते हैं सेंट्रल वैक्यूल, और किसी सेल में, प्लांट सेल में सेंट्रल वैक्यूल की बात करें तो ये करता क्या? न्यूक्लियस को किनारे पे छोड़ देता है, किनारे पे पुश कर देता है, क्योंकि ज़्यादातर सेल का ये हिस्सा, ये स्पेस कवर करता है सेंट्रल वैक्यूल। तो जैसे ही आपने ये न्यूक्लियस देखा, ये डिवाइड हुआ, तो उसको अपोजिट एंड्स पर आप अपन पुश कर दिया इसने। ठीक है, एम्ब्रायोसाइक के डेवलपमेंट के दौरान। अब सुनो, इसमें जब पहला माइटोसिस हुआ तो ये बना, 2 सेल बनी। अब इसमें दूसरा माइटोसिस होगा। ठीक है, सेकंड, अब सेल रुकेगी थोड़ी ना, न्यूक्लियस रुकेगा थोड़ी ना, उसको तो आगे बढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ना है। सेकंड माइटोसिस होगा, 4 न्यूक्लिएट कंडीशन बनेगी। फिर ठीक है, ये टूटा तो 2 ऊपर 2 नीचे। अब थर्ड माइटोसिस होगा तो ये डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड करेंगे, 4 ऊपर 4 नीचे, ये है 8 न्यूक्लिएट कंडीशन। ठीक है, एनसीईआरटी के डायग्राम को बिल्कुल आप अपने भेजे में रखेंगे। 4 न्यूक्लिएट 8 न्यूक्लिएट कंडीशन कब बनती हैं इसके बारे में ध्यान रखेंगे। ठीक है, एलिप्सोइड इंपॉर्टेंट क्यों है, किस प्रकार से हेल्प करती है एक एम्ब्रायोसाइक की उसके न्यूक्लियस को अपोजिट एंड पे भेजने की, तो इन सभी बातों को आप अपने बिल्कुल भेजे में रखेंगे। ये कैसे काम करती हैं चीज़ें, ध्यान रखना। ओके, तो चलो अब एक पॉइंट नोट में है कि ये जो 3 माइटोटिक डिवीजन हो रहे हैं ना, ये स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि केवल न्यूक्लियस डिवीजन करेगा, एंड सेल वॉल फॉर्मेशन इमीडिएटली नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर डिवाइड किया और यहाँ सेल वॉल, ये यहाँ सेल वॉल, यहाँ सेल वॉल, यहाँ सेल वॉल, ये सेल वॉल, यहाँ पे ये इसकी अलग अलग सेल वॉल, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, धीरे धीरे होगा, समय लगेगा अभी ये। तो अब अगली बात देखो, जो 8 न्यूक्लिएट कंडीशन है, आफ्टर 8 न्यूक्लिएट स्टेज या कंडीशन, सेल वॉल्स लेट डाउन लीडिंग टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रायोसाइक। जब ये 8 न्यूक्लिएट स्टेज बन जाएगी तभी ये सेल वॉल का फॉर्मेशन शुरू होगा। किस प्रकार से होगा तो दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, ढंग से देखना। ये है इनकी सेल, इस डायग्राम को देखो रिप्रेजेंटेटिव सा, ये 3 सेल बनी। ठीक, माइक्रोपाइल एंड पे जब डिवीजन हुआ, यहाँ पे है ये वॉल, सेल वॉल फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, ओके, एनसीईआरटी का डायग्राम देख लो, इतना क्लियर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, ये है वो सेल वॉल फॉर्मेशन, ये है वॉल फॉर्मेशन। ठीक है भाई,
तो समय लेगा, जब 8 बन जाएगा ना तभी होगा ये, उससे पहले नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले होना शुरू हो जाएगा तो सर्वाइवल का चांसेस घटने की संभावना है, ठीक है, इस एम्ब्रायो सेक की। तो होगा क्या, समय लेगा कुछ, ओके। अब आप एक कंडीशन और देख लो जो एनसीईआरटी में दिखा रखी है। आप क्या देखेंगे, जब कभी आप एनसीईआरटी का पेज नंबर 26 खोलेंगे तो उसमें आप ऐसा संरचना देखेंगे, उसमें आप माइक्रोपाइलर एंड न्यूसेलस, मेगास्पोर, मदर सेल, इन चीज़ों को आप देखेंगे। फिर माइक्रोपाइलर एंड पे होगा क्या, माइक्रोपाइलर एंड पे आप देखेंगे क्या, न्यूसेलस, मेगास्पोर डायड बनना शुरू हो जाएगा, 2 सेल बनना शुरू हो जाएंगी, फिर 4 सेल मेगास्पोर टाइट्राइड बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इन डायग्राम को आप ढंग से एक बार देखेंगे एनसीईआरटी में और ध्यान रखेंगे क्या है। अब अपन लोग बात करते हैं कि अब एम्ब्रायो सेक तो बन गया, अभी अभी न्यूक्लियस फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन हो रहे थे, इनमें अब जो सेल्स का निर्माण हुआ डिवीजन के बाद वो कैसे कैसे अरेंज है, क्या है उसके अंदर, इन सभी बातों के बारे में अब बात करेंगे। एक और हम बात करेंगे कि जो ये आप डायग्राम देख रहे हैं पीछे, ये वाला, ये 4 ऊपर और 4 नीचे, ऐसा होगा क्या कि एक सेल ये और एक सेल ये नीचे की तरफ पुश की जाएंगी, ठीक है, सेंट्रल वैक्यूल द्वारा ये पुश की जाएंगी और ये सेंटर में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स का, अरेंजमेंट सेल्स का हम लोग अब देखने की कोशिश करेंगे। तो चलो अब देखते हैं एम्ब्रायो सेक के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है सेल्स का। तो चलो पढ़ लेते हैं। देखो, 6 of 8 न्यूक्लियाई सराउंड बाई सेल वॉल्स एंड ऑर्गेनाइज इनटू सेल। ध्यान रखना, 8 में से, अभी आप पढ़ लिए 8 न्यूक्लियाई बन चुके हैं, ठीक है, 8 में से जो 6 होती हैं वो सेल वॉल के अंदर होती है, ठीक है, ये इसके अंदर सेल वॉल के अंदर, सेल वॉल के अंदर। परंतु जो दो न्यूक्लियाई होती हैं, रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई जो होती हैं, जिनको हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, ये सेल वॉल के अंदर नहीं होती हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनका खुद का अपना एक एडवांटेज है सेल वॉल के अंदर नहीं होने का, ओके। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि किस प्रकार से सेल वॉल इसमें यहाँ पे है, 6 में है केवल, ठीक है, 2 में नहीं है। तो अब आपके जिद्दी मन में एक क्वेश्चन तो जरूर आ रहा होगा कि साहब आप कह रहे हैं कि सेल वॉल यहाँ बनेगी, ये बन गई, वो बन गई, इन 2 पे क्यों नहीं बनी। देखो इसका उत्तर मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये जो सेंट्रल सेल, अभी हम बात करेंगे डिटेल में इसकी, जो सेंट्रल सेल हैं इनको आगे चल के ना बहुत बड़ा हिस्सा लेना है फर्टिलाइजेशन में, ठीक है, और इनको ना हेल्प करनी है, जो आप ये सिनर्जिड सेल देख रहे हो ना, ये फ्लिफॉर्म एपरेटस बनाए, इनको हेल्प करनी है पोलन ट्यूब को अंदर जाने की, जिसके अंदर मेल गैमेट रहेंगे, ठीक है, जिसके अंदर जेनेटिव सेल, ट्यूब, न्यूक्लियस ये रहेंगे, मेल गैमेट रहेंगे। तो इसलिए ऐसा हुआ है कि वो ये बाद में तो टूट जाए, इनको हेल्प मिल जाए यूट्यूब पोलन ट्यूब को अंदर जाने की, ठीक है, यूट्यूब बोल गया, कोई बात नहीं, यही चल रहा है आजकल है। तो इनको सिनर्जेड सेल हेल्प करेंगे यहाँ पे, फिर अंदर इसको यहाँ पे हेल्प हो जाएगी, सब कुछ सेंट्रल न्यूक्लियाई की चारों तरफ ट्रांसपेरेंसी रहेगी और ईजिली वो फ्यूज कर देंगे, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। तो आगे चल के इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे अब इस डायग्राम को देखो और इस डायग्राम को हम बात करेंगे क्या कैसे कैसे वो सेल, उन सेल का नाम क्या है, जो 8 सेल बनी है, इन सेल का नाम क्या है। देखो माइक्रोपाइलर एंड पे ध्यान रखना, जो माइक्रोपाइलर एंड है उस पर 3 सेल हैं, एक स्पेशल सेल है जिस सेल का नाम है एग सेल, और वो क्या है, बीच में है, ओके। अब 2 हेल्प सेल होती हैं जिनको हम कहते हैं सिनर्जिड, सिनर्जिड का मतलब होता है सिनर्जी, हेल्प करने वाला। तो ये 2 सेल बनती हैं, एक इसके लेफ्ट में, एक इसके राइट में, ये है सिनर्जिड सेल, ओके, माइक्रोपाइलर एंड पे। अब देखो 2 सेल पुश की गई थी, 4 सेल के लिए जगह नहीं थी ऊपर, तो 2 सेल को एक ऊपर से एक नीचे से बीच में पुश की गई थी, उनको हम कहते हैं सेंट्रल सेल। और ये ना बड़ी सेल होती हैं, इन 8 के 8 सेल में सबसे बड़ी सेल जो होती है वो सेंट्रल सेल होती हैं, ठीक है, इनको हम पोलर न्यूक्लियाई भी कहते हैं, ओके, इनको सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं, क्योंकि देखो ये सारे के सारे न्यूक्लियस का हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड होता है, तो एक एन ये है, दूसरा एन ये है, तो एन प्लस एन ये कंडीशन है, इसलिए इनको हम कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखो ये आपने जान ली मिडल वाली सेल और ऊपरले वाली, हम बात करते हैं जो नीचे हैं चेलिजल एंड पे जो सेल्स हैं। देखो चेलिजल एंड पे ये 3 सेल हैं जिनका नाम है एंटीपोडल सेल, और ये हर एक सेल एक दूसरे के इक्वल है, इतनी बड़ी ये है, इतनी बड़ी ये है, इतना इनका इंपॉर्टेंस एक दूसरे का, सब चीज़ में इक्वल है एंटीपोडल सेल्स। तो अब इनके बारे में जानेंगे, करती क्या हैं, कब डिजनरेट होती हैं, फर्टिलाइजेशन ये और वो, पोलन ट्यूब, सब कुछ, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी आपने पढ़ लिया कि 6 में से 8 में से 6 न्यूक्लियाई सेल वॉल उनके ऊपर बनना शुरू हो जाएगा और वो सेल को ऑर्गेनाइज कर देंगे। जो 2 न्यूक्लियाई हैं पॉलीन्यूक्लियाई कहलाती हैं, वो एग एपराटस के नीचे अरेंज हो जाएंगी, सिचुएट हो जाएंगी। अब आप कहेंगे सर एग एपराटस क्या है, मित्रों ये एग एपराटस है, ठीक है, ओके, ये है एग एपराटस। चलो और बात करेंगे इसकी हम आगे। तो देखो जो 3 सेल ग्रुप होके माइक्रोपाइलर एंड पे बन चुकी हैं, ग्रुप हो चुकी हैं तीनों की तीनों सेल, इन तीनों की तीनों सेल को हम क्या कहते हैं, एग एपराटस, जिसमें 2 सिनर्जिड हैं और एक एग सेल है, ओके। आगे अब होता क्या, अब ध्यान देना तुम लोग, इंपॉर्टेंट बात आएगी, ये जो सिनर्जिड हैं, ये जो सिनर्जिड सेल की तुम बात कर रहे हो, इनके अंदर एक स्पेशल सेलुलर थिकनिंग आ जाती है, ये ऐसे थिक हो जाते हैं, भोजन लेंगे अपने आप को थोड़ा सा ऐसे थिक कर लेंगे, ठीक है, एट द माइक्रोपाइलर टिप, टिप ऐसे ऐसे अपने आप को थिक कर लेंगे। अब थिक कर लेंगे तो इनकी संरचना थोड़ी सी बदल जाएगी और उसको हम कह देंगे फिलीफॉर्म एपराटस। इसमें ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनना शुरू हो जाएंगे, इस सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते ही इनको हम कहने लग जाएंगे फिलीफॉर्म एपराटस, और ये अब इनका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा।
अब ये क्या करेंगी, जो देखो ये तो फीमेल गैमेटोफाइट की सेल है, तो मेल गैमेटोफाइट की सेल में क्या होता है, जनरेटिव सेल और ट्यूब न्यूक्लियस होता है ना, ठीक है। छोटा क्या होता है, छोटी होती है जनरेटिव सेल और बड़ी होती है ट्यूब सेल या फिर वेजिटेटिव सेल। अब जो जनरेटिव सेल है इसके अंदर डिवीजन होके दो मेल गेमेट बनेंगे, है ना, ये पॉलन ट्यूब बनेगी इसके अंदर, अभी हम बात करेंगे पॉलन ट्यूब की डिटेल में, और फिर ये यहाँ पे भी आएगी, इसको कोई ना कोई तो गाइड करना चाहिए, इसको कोई तो गाइड करेगा अंदर जाने के लिए, ऐसा तो है नहीं ये कहीं भी घुस जाएगा। तो गाइड करने के लिए होता क्या है, ये फिलिफॉर्म एपरेटस होते हैं, ठीक है। इनके अंदर केमिकल्स भरे होते हैं, सब कुछ जानने इनके बारे में अभी हम, आप वेट करिए बस। तो होता क्या, माइक्रोपाइल पे टिप पे माइक्रोपाइल टिप पे फिलिफॉर्म एपरेटस हैं जो पॉलन ट्यूब को एंट्री में गाइड करेंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं अगली बात। जो चैलेजल एंड पे 3 एंटीपोडल सेल्स हैं, ठीक है, 3 सेल्स एट द चैलेजल एंड कॉल्ड एंटीपोडल सेल, और एक लार्ज सेंट्रल सेल है जिसके अंदर क्या 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। तो ये आपने अभी डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, सेल कहाँ पे, कौन कौन सी सेल कहाँ पे प्रेजेंट है। अब सुनना तुम लोग, इनको गिनना एक बार। 3 माइक्रोपाइलर एंड पे, ये हैं कितनी क्या हैं, और 3 चैलेजल एंड पे, और 2 क्या हैं बीच में, ये क्या है, दोबारा सुनो, 3 और 3 6 और 2 8, 8 क्या है, 8 हैं न्यूक्लियस, 8 क्या है न्यूक्लियस, दिख रहे हैं आप तुमको 8। अब सुन लो, ये जो टिपिकल एंजियोस्पर्म होता है ना प्रकृति में आपको जो ज़्यादातर देखने को मिलता है पॉलीगोनम टाइप जो है ना, ये एंजियोस्पर्म में एम्ब्रायोसाइक, वो 8 न्यूक्लिएट होता है, और क्या होता है 7 सेल्ड। अब सेल गिन लो भाई, 2 सिनर्जेटिक सेल, 3 सेल ये रही, 3 सेल ये रही, 6 सेल, और ये जो बीच की सेल है ना जिसमें दोनों न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए हैं, ध्यान रखना, चिपके हुए हैं, बाइंड हुए पड़े हैं, ये है सेंट्रल सेल। तो 3 और 3 3 3 6 और 1 7, इसलिए इसको हम कहते हैं 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड एंजियोस्पर्म एम्ब्रायोसाइक, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, does a typical angiosperm embryosac at maturity have 8 nucleus and 7 cell, ठीक है। 3 माइक्रोपाइल पे और 3 चेलेजा पे, चेलेजा एंड पे, और 1 सेंटर पे। अब आगे सुन लेना, कोई एग्जाम में पूछे कि पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रायोसैक की आप बात करिए, पूरा बताइए कैसे एम्ब्रायोसैक का डेवलपमेंट पॉलीगोनम नाम के प्लांट में होता है, उसी का आधार पर पॉलीगोनम टाइप इसका रखा गया, उसमें कितने न्यूक्लियस और कितनी सेल होती हैं, ठीक है, इस बारे में बता देना, वो इसकी जर्नली इसकी बात कर रहा है। अब सुनो, द टिपिकल एंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रायोसैक फाउंड इन 80% फ्लावरिंग प्लांट इज पॉलीगोनम टाइप। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ना 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियट स्टेज, ये पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रायोसैक है, ओके। तो ध्यान रखिए 80% फ्लावरिंग प्लांट में यही होता है, ऐसा ही होता है। अब आगे की और कहानियाँ हम देखेंगे, ठीक है, कि सारी सेल्स का होगा क्या, कौन सी सेल कितनी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में। उससे पहले कुछ पॉइंट हम जान लेते हैं। कोई आपसे पूछे कि जो 8 न्यूक्लियस और 7 सेल्ड एम्ब्रायोसैक बन रहा है, ये किन किन डिवीजन से कितने डिवीजन से बन रहा है, तो खुद से सोचिए और अंदाजा लगाइए। शुरुआत कहाँ से हुई थी, मेगास्पोर मदर सेल से, उससे क्या बने थे, म्यूसिस से 4 मेगास्पोर, ठीक है, पहला न्यूक्लियस हुआ उनमें, एक डिवीजन। फिर उसके बाद 3 माइटोसिस डिवीजन देखिए आपने, फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस डिवीजन, ठीक है, इनसाइड फंक्शनल मेगास्पोर। तो आप क्या कहेंगे कि ये जो 8 न्यूक्लियट 7 सेल्ड एम्ब्रायोसैक की जो स्टेज बनी है, ये 4 डिवीजन के बाद बनी है, एक म्यूसिस हुआ और 3 बार क्या हुआ, माइटोसिस हुआ है, ओके। तो मित्रों, आप इसको अपने ब्रेन में संभालो, ठीक है, अपनी आत्मा तक इस इन्फॉर्मेशन को डाल लो, आगे काम आने वाली है। अगली बात, जो एम्ब्रायोसैक होता है इसमें जो सिनर्जिड सेल होती हैं वो आगे चल के खत्म हो जाती हैं। देखो, जब कभी पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है एम्ब्रायोसैक में, तो ये अपने आप को डिजनरेट कर देती हैं। इनका काम कितना है, केवल केवल एक गाइडेंस प्रोवाइड करवाना है पॉलन ट्यूब को अंदर के रास्ते के लिए, कि ये रास्ता यहाँ से जाइए, और इनका कोई काम नहीं है, ठीक है। पहली सिनर्जिड सेल खत्म हो जाएगी, दूसरी सिनर्जिड सेल कब खत्म होगी, जब एम्ब्रायोसैक रिसीव कर लेगा पॉलन ट्यूब के डिस्चार्ज को। देखो, ये काम क्या है इनका, ये भोजन देने के काम कर रही हैं। जो बहुत सारा शुगर है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, थोड़ा बहुत मिनरल न्यूट्रिशंस हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सारे के सारे अभी पॉलन ट्यूब को दिए जा रहे हैं, ठीक है। न्यूसेलस सेल से ले ली जाती हैं, पॉलन ट्यूब को दे दिए जाते हैं, ठीक है, जिससे कि वो गाइड एक उनको हेल्प मिल पाए पॉलन ट्यूब को अंदर जाने के लिए एम्ब्रायोसैक में, इसलिए ऐसा होता है। तो सेकंड सिनर्जिड सेल कब खत्म होगी, जब भाई एम्ब्रायोसैक के अंदर पॉलन ट्यूब का डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। उसका डिस्चार्ज का मतलब है उसके अंदर जो कंटेंट है वो आ जाएंगे, मेल गेमेट्स, ठीक है, तब ये मरना शुरू हो जाएगी। आगे बात, देखो सिनर्जिड सेल का ही और मैं दूसरा नाम बताऊँ, ये हेल्प सेल, अर्थात ये हेल्प करेंगी न्यूट्रिशन को लेने में फ्रॉम आउट न्यूसेलर सेल्स, और ये गाइड करेंगे, गाइड पाथ ऑफ पॉलन ट्यूब बाय दियर सेक्रेशन, जो केमिकल ये रिलीज करेंगे ना उससे ना पॉलन ट्यूब को ये क्या करेंगे, गाइड करेंगे, ओके। ये है सिनर्जिड सेल, इनका है ये फेट, इनका ये भाग्य है, ये इनका काम है, और आगे चल के नष्ट हो जाएंगे। अब क्या बची, अब एंटीपोडल सेल्स बची, ठीक है, वो भी डिजनरेट होंगी स्लोली स्लोली, ठीक है। अब सुनो, ये एंटीपोडल सेल कब खत्म हो सकते हैं, या तो जभी की जभी खत्म हो जाएंगी, ठीक है, या फिर जब पॉलन ट्यूब एंट्री कर जाएगा तब खत्म हो जाएंगी, या पॉलन ट्यूब एंट्री कर जाएगा उसके बाद खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, एंटीपोडल सेल भी डिजनरेट होना शुरू हो जाएंगी सून। और देखो, इट टेक पार्ट इन एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम सराउंडिंग न्यूसेलर सेल, न्यूसेलस भरा होता है ना ओवल के अंदर एम्ब्रायोसैक के चारों तरफ, तो इसका काम भोजन देना है केवल, प्रकृति में भोजन की सप्लाई प्लांट के अंदर एक डेवलपिंग एम्ब्रायो के अंदर एम्ब्रायोसैक के अंदर ये करेगा न्यूसेलस। भाई एंटीपोडल सेल इससे खींच रही हैं,
और सिनर्जिड सेल इससे भोजन को खींच रही हैं ताकि एम्ब्रायो को दिया जाए और वो डेवलप होना शुरू हो जाए, है ना। तो आगे बात करते हैं। तो एंटीपोडल सेल्स डिजनरेट हो जाएंगी। अब बात करते हैं इन तीनों सेल की, ये खत्म हो जाएंगे, ये 2 सेल खत्म हो जाएंगी, 5 सेल खत्म हो गई। अब 7 सेल्ड होता है, अब 2 सेल और बची, अब 1 सेल और बची, ठीक है। तो एक एक सेल और बची, एक एग सेल और एक सेंट्रल सेल। इसके बारे में बात करते हैं। अब सुनो, नाम से पता चल रहा है एग सेल, एग सेल तो फर्टिलाइजेशन में उसका एक योगदान है। बात करते हैं पहले सेंट्रल सेल की। सेंट्रल सेल क्या लार्जेस्ट सेल है एम्ब्रायो सेक की, जिसके अंदर फूड मटेरियल, फूड रिजर्व अत्यधिक मात्रा में होता है और इसके अंदर होती है गोल्जी बॉडीज, ठीक है। गोल्जी बॉडी का काम क्या, फैट और प्रोटीन का निर्माण करना, ठीक है। बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को ये क्या करता है, प्रमोट करता है गोल्जी बॉडीज। तो आप क्या जानेंगे कि सेंट्रल जो सेल है उसके अंदर भोजन भरा पड़ा है, ठीक है। एंड पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म सिंगल डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। देखो अभी कुछ देर पहले मैं बात कर रहा था सेकेंडरी न्यूक्लियस की, कि पोलर न्यूक्लियाई अब होंगी क्या कुछ समय बाद, ये अलग अलग हैं, ठीक है। और धीरे धीरे ये सिंगल फॉर्म में बदल जाएंगी और वही क्या, सेकेंडरी न्यूक्लियस। लास्ट लाइन, सो ऑल सेल्स ऑफ एम्ब्रायो सेक आर हैप्लॉइड एक्सेप्ट सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल का प्लॉइडी क्या, n प्लस है, 2n डिप्लॉइड है, और इसके हर एक सेल, एम्ब्रायो सेक के हर एक सेल क्या है, हैप्लॉइड है, ठीक है। तो आप एक बार डायग्राम देखिए, ठीक है, एनसीईआरटी का डायग्राम देखिए, चले चले एंड पे ये नष्ट हो जाएंगी सारी की सारी, ये नष्ट हो जाएंगी सिनर्जिड सेल्स, ठीक है। देखो ये देख लो फ्रीफॉर्म एपराटस, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक एपराटस है, ये फ्रीफॉर्म एपराटस है, ये रही फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, सिर्फ ये बढ़ाएगा, पोलर को गाइड करेगा, ठीक है। पोलर न्यूक्लिया आपको यहाँ दिख रहा है, सेंट्रल सेल कहते हैं इसको ना, एग सेल यहाँ बीच इनके पास, ये बीच में सिनर्जिड्स के। एग सेल का क्या है, एग सेल आगे सेल क्या, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगी, जाइगोट का निर्माण करवाने में सहायता प्रदान करेगी, ठीक है। तो ये है यहाँ तक का। तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन को सुन लो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रायोसेक की आपको बात पूछी जा सकती है, 8 न्यूक्लिएट 7 सेल स्टेज, ठीक है। सिनर्जी सेल्स क्या करती हैं, एंटीपोडल सेल्स क्या करती हैं, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ओके। आपको ध्यान रखना फ्रीफॉर्म एपराटस क्या है, एग एपराटस क्या है, आपको डायग्राम ध्यान रखनी है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या है, एम्ब्रायोसेक का निर्माण कैसे होता है, एलिप्सोइडल शेप क्या है, ये और वो, ओके। इन सभी के बारे में ये पूरा विज्ञान आपको ध्यान रखना, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है। तो अगला जो अपना टॉपिक है और वो है पॉलिनेशन, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे।